नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र वर्मा अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ महेंद्र में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी का प्रारंभ में क्या नाम था, उसने कौन सी उपाधियां धारण करी थी, उसके खिलाफ कौन कौन सा विद्रोह हुआ था, और जब विद्रोह हुआ तो उसने उन विद्रोहों को शांत करने के लिए कितने अध्यादेश जारी किए, उसने किस प्रकार से धर्म को राजनीति से अलग कर दिया, और किस प्रकार से उसने उत्तरी भारत में प्रत्यक्ष और दक्षिणी भारत में अप्रत्यक्ष नीति का पालन किया। तो इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम जो है बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के उत्तरी अभियान का, कि उत्तरी अभियान में अलाउद्दीन खिलजी ने जो है किन किन राज्यों को जीता था और कब जीता था। तो उसका एक कोड हमने बनाया है दोस्त, और वो कोड है गुरचिम सेज। गुरचिम सेज एक कोड है। गुरचिम सेज, गु मतलब होता है गुजरात विजय, रा मतलब हो गया रणथंभौर विजय, ची मतलब हो गया चित्तौड़ विजय, मा मतलब हो गया मालवा विजय, से मतलब हो गया सेवान विजय, और जा मतलब हो गया जालौर विजय। यानी आपको गुरचिम सेज याद है तो आपको अलाउद्दीन खिलजी के उत्तरी अभियान पता है। आइए एक एक अभियान को उसके विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 ईस्वी में गुजरात विजय किया था, और जिस समय उसने गुजरात पर आक्रमण किया है उस समय गुजरात का जो शासक है उसका नाम है रायकर्ण द्वितीय। अब चूँकि अलाउद्दीन खिलजी एक बड़ा शासक था तो उसके पास बड़ी सेना रही होगी, यही वजह है कि इस युद्ध में रायकर्ण द्वितीय जो है वो पराजित हो जाता है। और जब पराजित हो जाता है तो रायकर्ण द्वितीय की पत्नी का नाम है कमला देवी और उसकी पुत्री का नाम है देवल देवी। उन दोनों को बंदी बना लिया जाता है। तो रायकर्ण की जो पत्नी है कमला देवी से, उससे तो स्वयं अलाउद्दीन खिलजी विवाह कर लेता है, और उसकी जो पुत्री है रायकर्ण की देवल देवी, उससे अपने बेटे खिज्र खां का विवाह करवा देता है। एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी को 1000 दिनारी हिजड़ा, जिसका नाम था मलिक काफूर, किस अभियान के दौरान प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात अभियान के दौरान मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर नामक हिजड़ा प्राप्त हुआ था। दूसरा अभियान जो है वो है रणथंभौर अभियान। रणथंभौर अभियान अलाउद्दीन खिलजी 1301 ईस्वी में किया था, और यहाँ का जो शासक था उसका नाम है हम्मीर देव। ठीक है, हम्मीर देव भी पराजित हो गया, और आप देखेंगे कि रणथंभौर पर 1301 ईस्वी में जो है अलाउद्दीन का अधिकार हो जाता है। तीसरा अभियान उसने चित्तौड़ पर किया है, और यह अभियान 1303 ईस्वी में किया गया है। इस समय यहाँ का जो शासक था उसका नाम है रतन सिंह, और रतन सिंह भी पराजित हो जाता है, और रतन सिंह की पत्नी ने अपने सतीत्व को बचाने के लिए जौहर कर लिया। अच्छा, इस कहानी की जानकारी हमें जो है शेरशाह सूरी के समय एक राइटर थे जिनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, इनकी किताब से मिलता है। उनकी किताब का नाम है पद्मावत। पद्मावत में लिखा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती के खूबसूरती से बहुत अधिक प्रभावित था, तो वह रतन सिंह के राज्य में जाता है और कहता है कि मुझे एक बार अपनी पत्नी को दिखा दीजिए। तो रतन सिंह ने कहा कि भाई पत्नी मेरी है, तो आप इतने उत्सुक क्यों हैं उसे देखने के लिए। तो अलाउद्दीन खिलजी उनसे रिक्वेस्ट करता है कि भाई एक बार दिखा दो, मैं वापस लौट जाऊंगा। तो रतन सिंह ने उसको बालकनी में लाकर रखा, यानी कि पद्मावती को, और अलाउद्दीन ने जैसे ही उसको देखा उसकी खूबसूरती से इतना ज़्यादा मोहित हो गया कि उसने चित्तौड़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया। रतन सिंह भी बहादुरी के साथ लड़े, किंतु युद्ध में मारे गए। और जब रानी पद्मावती की बात आती है तो उन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जो है बहुत सारी महिलाओं के साथ एकत्रित होकर अग्नि में आत्महत्या कर ले, जिसको हम जौहर के नाम से जानते हैं। पांचवा अभियान उन्होंने मालवा राज्य पर किया है अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में, और यहाँ का जो शासक है उसका नाम है महलक देव। जाहिर सी बात है, जब रतन सिंह उसके सामने नहीं टिक पाए, हम्मीर देव नहीं टिक पाए, रायकर्ण द्वितीय नहीं टिक पाए, तो फिर महलक देव बहुत अधिक समय तक अलाउद्दीन का मुकाबला करने में समर्थ नहीं थे, और 1305 में मालवा पर जो है अलाउद्दीन का अधिकार हो जाता है। छठा अभियान उसने सेवान
राज्य पर किया है 1308 ईस्वी में। और इस समय यहाँ का जो शासक था उसका नाम था शीतल देव, वह भी युद्ध में पराजित हो जाता है। 7वां अभियान जालौर पर किया है और यहाँ का शासक जो है उसका नाम है कान्हा देव, वह भी पराजित हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे 1311 ईस्वी में उसने जालौर को भी अपने अधिकार में कर लिया। ठीक है, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी का उत्तरी अभियान। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्त, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान की बात करेंगे। तो हेडिंग डालिएगा दोस्त, अलाउद्दीन का दक्षिणी अभियान। अलाउद्दीन का दक्षिणी अभियान। वास्तव में अलाउद्दीन कभी दक्षिण भारत में नहीं गया है। जब से वह गद्दी पर बैठा तब से वह कभी जो है दक्षिण भारत में नहीं गया है। तो इसके दक्षिणी अभियान को किसने पूरा किया? तो इसके दक्षिणी अभियान को जिसने पूरा किया है वह है मलिक काफूर। वह है मलिक काफूर। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी अभियान को पूरा करने वाला उसका सेनापति कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मलिक काफूर। इसी के माध्यम से उसने अपने दक्षिणी अभियान को पूरा किया था। ठीक है, और अगर ये बात आ जाए कि सबसे पहले उसने किस दक्षिणी राज्य पर जो है अटैक किया है, तो आंसर हो जाएगा देवगिरी पर। आंसर हो जाएगा देवगिरी पर। सबसे पहले उसने आक्रमण किया है। ठीक है, और इसका एक कोड भी है दक्षिणी अभियान का। ये कोड है DTH लगवाएं, DTH लगवाएं पांडे जी। DTH लगवाएं पांडे जी। तो D मतलब हो गया देवगिरी अभियान, T मतलब हो गया तेलंगाना अभियान, H मतलब हो गया होयसल अभियान और पांड मतलब हो गया पांड अभियान। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अगर आप देखा जाए दक्षिण भारत में कितने अभियान किए हैं, तो टोटल 4 अभियान किए हैं। तो इसका जो कोड है DTH लगवाएं पांडे जी। D मतलब देवगिरी अभियान, T मतलब तेलंगाना अभियान, H मतलब होयसल अभियान और पांडे मतलब पांड अभियान, है ना। तो सबसे पहले हम देवगिरी अभियान को देखेंगे और यह देवगिरी अभियान जो किया गया है वह 1307 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, 1307 ईस्वी में जो देवगिरी का शासक था उसका नाम है रामचंद्र देव। उसका नाम है रामचंद्र देव। और रामचंद्र देव का मुकाबला किससे होता है? अलाउद्दीन खिलजी से? नहीं, अलाउद्दीन खिलजी तो गया ही नहीं था। ये मुकाबला होता है मलिक काफूर से। और आप देखेंगे इस युद्ध में जो है मलिक काफूर विजयी हो जाता है और पराजित कौन होता है? रामचंद्र देव। और रामचंद्र देव को जो है मलिक काफूर जो है दिल्ली भेज देता है। अब रामचंद्र देव जो है दिल्ली चला आया मलिक काफूर के कहने पर। ठीक है, और दिल्ली में रामचंद्र देव को अलाउद्दीन खिलजी ने, दिल्ली में जो है रामचंद्र देव को अलाउद्दीन खिलजी ने एक उपाधि दिया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामचंद्र देव को अलाउद्दीन ने कौन सी उपाधि दिया है? तो एक उपाधि दिया है और उपाधि है रायन की उपाधि।
रायन की उपाधि दिया है। ठीक है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने उसको एक छत्र दिया है और इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने इसको एक प्रांत दिया है और उस प्रांत का नाम है चंदोबा प्रांत। तो आप देखिएगा मलिक काफूर पराजित करके रामचंद्र देव को कहाँ भेजता है? दिल्ली। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी इसके साथ अच्छा व्यवहार करता है, इसको रायन की उपाधि देता है, छत्र देता है और एक चंदोबा प्रांत देता है। रामचंद्र देव की एक पुत्री थी, रामचंद्र देव की एक पुत्री थी और इस पुत्री का नाम है झात्यपाली। इस पुत्री का नाम है झात्यपाली और इससे जो है अलाउद्दीन अपना विवाह कर लेता है। इससे अलाउद्दीन जो है अपना विवाह कर लिया। तो आप देखिएगा जो है अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव की पुत्री से विवाह करके उसके साथ एक वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लिया। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे 1311 में एक बार पुनः मलिक काफूर जो है देवगिरी पर आक्रमण करता है। 1311 में मलिक काफूर एक बार पुनः जो है क्या कहते हैं आक्रमण करता है और यह जो आक्रमण होता है देवगिरी में यह शंकर देव के खिलाफ होता है। यह जो है शंकर देव के खिलाफ होता है और शंकर देव कौन था? रामचंद्र देव का लड़का था। वास्तव में रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन की अधीनता को स्वीकार कर लिया था और वर्ष वह टैक्स देता था। लेकिन जब 1311 ईस्वी में शंकर देव गद्दी पर बैठा तो उसने टैक्स देने से मना कर दिया और रिजल्ट आया मलिक काफूर को दोबारा देवगिरी पर आक्रमण करना पड़ा और इस युद्ध में जो है शंकर देव पराजित हुआ और उसने यह स्वीकार किया कि वह भी हर साल अलाउद्दीन के पास टैक्स भेजेगा। अगर हम दूसरे अभियान की बात करें तो दूसरा अभियान उसने तेलंगाना राज्य पर किया है। कभी कभी पूछता है तेलंगाना की राजधानी क्या थी? तो तेलंगाना की जो राजधानी थी वो वारंगल थी और यहाँ का जो शासक था उसका नाम था प्रताप रुद्र देव। उसका नाम था प्रताप रुद्र देव। यहाँ प्रताप रुद्र देव यह उसका नाम था, प्रताप रुद्र देव। ये उसका नाम था जो है। अब आप देखिएगा इससे जो है युद्ध होता है, प्रताप रुद्र देव से युद्ध होता है। किसका? मलिक काफूर का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है? मलिक काफूर का युद्ध होता है और इस जो है युद्ध में जो है मलिक काफूर विजयी हो जाता है। मलिक काफूर जो है विजयी हो जाता है और प्रताप रुद्र देव जो है वो हार जाता है। प्रताप रुद्र देव इस युद्ध में हार जाता है ना। अब इसके बाद आप देखिएगा प्रताप रुद्र देव हार जाता है और पूछा जाता है कि बताइए अलाउद्दीन को किसने कोहिनूर हीरा प्रदान किया था? तो इसी ने जो है अलाउद्दीन को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। कोहिनूर हीरा जो है प्रदान किया था। तीसरा अभियान जो उसने किया है वो वारंगल पे किया है। वारंगल हो गया। तीसरा अभियान जो उसने किया है वो होयसल पे किया है। तीसरा अभियान उसने होयसल पर किया है और होयसल की राजधानी थी द्वार समुद्र और होयसल की राजधानी थी द्वार समुद्र और यहाँ का जो राजा था उसका नाम था वीर बल्लाल तृतीय। उसका नाम था वीर बल्लाल तृतीय और वीर बल्लाल तृतीय का भी आप देखेंगे मलिक काफूर से युद्ध होता है। वीर बल्लाल तृतीय का भी किससे युद्ध होता है? जो है मलिक काफूर से। और इस युद्ध में जो है वीर बल्लाल तृतीय पराजित हो जाता है
और वीर बल्लाल तृतीय जब पराजित हो जाता है तो उसको जो है दिल्ली भेज दिया जाता है। और जहाँ सुल्तान जो है अलाउद्दीन खिलजी, जहाँ सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी इसको एक छत्र देता है, एक मुकुट देता है ना, एक छत्र देता है, एक मुकुट देता है और 10 लाख टंका देता है। और ये टंका किस धातु का सिक्का था? जो है चांदी का सिक्का था। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी अभियान। अभी हमको पांड अभियान पढ़ना है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम पांड अभियान की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्त। अगला अभियान है अलाउद्दीन खिलजी का, या अलाउद्दीन खिलजी तो गया ही नहीं था, मलिक काफूर का पांड्य अभियान। पांड्य अभियान, और ये जो पांड्य अभियान उसने किया है वह 1311 ईस्वी में किया है। वह जो है 1311 ईस्वी में किया है, ठीक है। और यहाँ पर 2 भाई थे। एक भाई का नाम था वीर पांड्य, एक भाई का नाम था वीर पांड्य, और दूसरे भाई का नाम था सुंदर पांड्य। दूसरे भाई का नाम था सुंदर पांड्य। और ये दोनों जो है आपस में संघर्षरत ले इस गद्दी को प्राप्त करने के लिए। अब इसका पूरा फ़ायदा उठाया जो है मलिक काफूर ने, और यह आप देख रहे हैं जो है मलिक काफूर जो है सुंदर पांड्य के साथ जुड़ गया, और सुंदर पांड्य के साथ जुड़ करके इसने वीर पांड्य को जो है पराजित कर दिया। इसने वीर पांड्य को पराजित कर दिया। और इसके बाद पांड्य राज्य को आप देखेंगे मलिक काफूर ने जो है खूब लूटा। तो अगर पूछा जाए कि धन की दृष्टिकोण से मलिक काफूर का जो है सबसे सफल अभियान कौन था, तो आंसर हो जाएगा पांड्य अभियान था। अब हम बात करेंगे मंगोल आक्रमण। अब हम बात करेंगे मंगोल आक्रमण की बात करेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण किसके समय हुआ है, तो सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण जो है अलाउद्दीन के समय हुआ है। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ है, और यह मंगोल आक्रमण जो है 6 बार हुआ है। यह मंगोल आक्रमण कितनी बार हुआ है? 6 बार हुआ है। पहला जो मंगोल आक्रमण हुआ है, आप देखेंगे पहला मंगोल आक्रमण जो हुआ है वह पहला मंगोल आक्रमण हुआ है 1297-98 ईस्वी में। पहला मंगोल आक्रमण हुआ। और 1297-98 ईस्वी में आप देखेंगे तो ट्रांस आक्सियाना का शासक था एक। ट्रांस आक्सियाना का शासक, ट्रांस आक्सियाना का शासक था एक, और उस शासक का नाम था दवा खां। दवा खां नाम था। ट्रांस आक्सियाना का शासक दवा खां ने आप देखेंगे कादर खां को भेजा। कादर खां को भेजा आक्रमण करने के लिए। और आप देखेंगे यह जो है कादर खां जो है वह असफल हो जाता है। यानी कि जो है अलाउद्दीन खिलजी ने 1297-98 में जो मंगोल आक्रमणकारी कादर खां भारत पर आया उसको पराजित कर दिया। और इस मंगोल आक्रमण कादर खां को किसने भेजा था? ट्रांस आक्सियाना के शासक दवा खां ने भेजा था। अब देखिएगा कादर खां के पराजय का बदला लेने के लिए उसने दूसरा आक्रमण करवाया, और दूसरा आक्रमण उसने जो है आप देखेंगे 1299 ईस्वी में करवाया।
और 1299 ईस्वी में जिस मंगोल आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण किया है उसका नाम है जो है सल्दी, और वह भी अलाउद्दीन से क्या हो गया, पराजित हो गया। इसके बाद आप देखेंगे सल्दी के पराजय का बदला लेने के लिए उसने तीसरा आक्रमण करवाया भारत पर, और मंगोलों का जो तीसरा आक्रमण हुआ है वह भी 1299 ईस्वी में हुआ है। और यह आक्रमण आप देखेंगे इसी ट्रांसआक्सियाना के जो शासक, ट्रांसआक्सियाना का जो शासक है दवा खां का पुत्र जो है और उसका नाम है कुतलुज ख्वाजा, उसका नाम है कुतलुज ख्वाजा। इसने जो है 2 लाख की सेना लेकर भारत पर आक्रमण किया। 2 लाख की सेना के साथ आक्रमण किया, सेना के साथ जो है आक्रमण किया, ठीक है, किंतु जो है पराजित हुआ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि बताइए कि किस मंगोल आक्रमण के दौरान जो है अलाउद्दीन खिलजी का सेना नायक जफर खां मारा गया था। तो आंसर हो जाएगा इसका कि तीसरे मंगोल आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का सेना नायक जफर खां मारा गया था। तीसरे जो है क्या कहते हैं, तीसरे मंगोल आक्रमण के समय जो है अलाउद्दीन खिलजी का मंगोल आक्रमण के दौरान जिसने सेनापति का नेतृत्व किया था जफर खां वह मारा गया था। तो मंगोल आक्रमण सबसे ज़्यादा बार किसके समय हुए हैं, अलाउद्दीन खिलजी के समय। कितनी बार हुए हैं, 3 बार। पहला मंगोल आक्रमण कब हुआ है, 1297-98 ईस्वी में। किसने करवाया है, ट्रांसआक्सियाना के शासक दवा खां ने। और किसको भेज के करवाया है, कादर खां को। किंतु कादर खान का यह जो अभियान था वो असफल रहा। दूसरा अभियान 1299 ईस्वी में हुआ है, किसके नेतृत्व में, सल्दी के नेतृत्व में, लेकिन सल्दी भी पराजित रहा। तीसरा किसके नेतृत्व में हुआ है, तो आप देखेंगे कुतलुज ख्वाजा के नेतृत्व में। कुतलुज ख्वाजा किसका बेटा है, तो ट्रांसआक्सियाना के शासक दवा खां का। अभियान कब किया है, 1299 ईस्वी में, किंतु वह भी क्या हो गया है, पराजित हो गया है, ठीक है। और कितनी सेना लेकर आया था, 2 लाख सेना लेकर। पूछता जाता है अलाउद्दीन का कौन सा सेनापति जो है तीसरे मंगोल आक्रमण के दौरान मारा गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, जफर खां। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगर हम चौथे आक्रमण की बात करें, अगर हम मंगोलों के चौथे आक्रमण की बात करें, तो चौथा आक्रमण जो किया गया है वह 1303 ईस्वी में किया गया है। और इसके जो नेता थे उनका नाम है तारगी। चौथा मंगोल आक्रमण जो है मंगोल नेता तारगी के नेतृत्व में किया गया है। और तारगी ने 1,20,000 जो है मंगोलों के साथ भारत पर आक्रमण किया, किंतु तारगी भी क्या हो गया, पराजित हो गया। अगर हम 5वें आक्रमण की बात करें, तो 5वां आक्रमण जो किया गया है मंगोलों का वह 1305 ईस्वी में किया गया है। और इसका जो नेता था वह था अली बेग प्लस तारताक। और इन दोनों ने लगभग 50,000 सेना के साथ जो है भारत पर आक्रमण किए थे, लेकिन ये भी क्या हो गए, पराजित हो गए। और अगर हम छठे आक्रमण की बात करें, तो छठा आक्रमण मंगोलों ने किया है 1306 में।
और 1306 में मंगोलों का जो नेता था उसका नाम है इकबाल मंद, उसका नाम है इकबाल मंद प्लस कवक। तो आप देखेंगे 1306 में इकबाल मंद और कवक ने छठा मंगोल आक्रमण किया, मगर ये दोनों भी क्या हो गए, पराजित हो गए। मगर ये दोनों भी क्या हो गए, पराजित हो गए। अब हेडिंग डालिएगा दोस्त, अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण प्रणाली, अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण प्रणाली। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को क्यों लागू किया था, क्या वह जो है अपने जनता को सुखी देखना चाहता था, क्या वह अपने साम्राज्य में एक बड़ी सेना रखना चाहता था, या फिर वह अपने साम्राज्य को बहुत अधिक बड़ा बनाना चाहता था, किस उद्देश्य से उसे जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली को अपनाना पड़ा। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सैन्य एवं साम्राज्यवादी, सैन्य एवं साम्राज्यवादी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। तो अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को क्यों लागू किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने सैन्य और साम्राज्यवादी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत सबसे पहले उसने एक विभाग की स्थापना किया था और उस विभाग का नाम था दीवान ये रियासत। इस विभाग का नाम था दीवान ये रियासत और इस विभाग का जो अध्यक्ष अलाउद्दीन खिलजी ने जिसे बनाया था उसका नाम था याकूब। इसका जो अध्यक्ष बना था उसका नाम था याकूब। ठीक है, दीवान ये रियासत विभाग के अंतर्गत एक दूसरा विभाग था जिसका नाम है सहना ये मंडी और सहना ये मंडी का जो अध्यक्ष था, सहना ये मंडी का जो अध्यक्ष था उसका नाम था मलिक कबूल। उसका नाम था दोस्त मलिक कबूल। ठीक है, तो अगर कोई व्यापारी व्यापार करना चाहता है तो उसको दीवान ये रियासत से क्या करवाना पड़ता था, पंजीकृत करवाना पड़ता था। और अगर आप पंजीकृत नहीं कराएंगे तो आपको व्यापार करने का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। और बाजार नियंत्रण प्रणाली के तहत क्या था, सभी वस्तुओं के दाम जो है निश्चित कर दिए थे। सभी वस्तुओं का जो रेट था वो फिक्स कर दिया गया था। समझ रहे हैं, रेट फिक्स सभी वस्तु का, यानी कि जितने भी वस्तु मार्केट में थे, गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, कपड़ा, है ना, कंघा, रोटी, है ना, दास, दासी, घोड़े, सबके दाम जो है फिक्स कर दिए थे। और अगर आप जो फिक्स दाम है उससे अधिक पैसा लेते हैं, उससे अधिक पैसा लेते हैं तो आपके शरीर पर जो है उतने कोड़े पड़ेंगे। जितने आपने ज़्यादा पैसा लिया है उतने आपके शरीर पर कोड़े पड़ेंगे। और अगर आपने कम तौला है, और अगर आपने जो है कम तौला है तो आपके शरीर से उतना मांस काट लिया जाएगा, उतना मांस काट लिया जाएगा। तो कोई डर के मारे ना तो कम तौलता था और ना किसी से एक भी पैसे ज़्यादा लेता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में आप देखेंगे एक बच्चा भी अगर मार्केट में सामान लेने जाता था तो उससे उसी रेट में वस्तु दिया जाता था जिस रेट में बुजुर्गों को दिया जाता था। तो ये भौकाल था अलाउद्दीन खिलजी का। अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी के
सैन्य विभाग की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य विभाग की बात करें या सैन्य प्रशासन की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला शासक था जिसने केंद्र में अस्थाई सेना रखी। इसके पहले केंद्र में किसी ने अस्थाई सेना नहीं रखी थी। सबसे पहले अस्थाई सेना केंद्र में अलाउद्दीन खिलजी ने रखा और इसके साथ साथ उसने अपने सैनिकों को जो है नगद वेतन दिया। तो ये भी पहली बार नगद वेतन दिया गया। ठीक है, अगर कोई सैनिक ऐसा था जिसके पास एक घोड़े होते थे तो उसको 234 टंका जो है वेतन मिलता था वार्षिक। उसको 234 टंका वेतन वार्षिक मिलता था। लेकिन अगर कोई सैनिक है और उसके पास दो घोड़े हैं तो उसको 78 टंका और दिया जाता था। तो आप देखेंगे 8 4 12, 7 3 10 11 और 2 1 3। अगर कोई सैनिक है उसके पास दो घोड़े हैं तो उसको 78 टंका और दिया जाता था, यानी कि उसका जो वार्षिक वेतन बनता था वो 312 टंका बनता था। एक सैनिक है, एक घोड़ा है तो उसका रेट फिक्स था 234 टंका वर्ष में एक बार आपको मिला था। इसके बाद हम आपको बता दें अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जिसने घोड़ों को दागने तथा सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा चालू किया। सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा को चालू किया। जैसे होता क्या था कि जब कोई घोड़ा चेक कराने जाता था कि तो बढ़िया घोड़ा लेकर जाता था, और जब युद्ध के मैदान में वह जाता था तो किसी टट्टू को पकड़ लेता था। तो टट्टू तो युद्ध में जो है युद्ध जिता नहीं सकता है, तो घोड़े को दाग दिया जाता था। और जब युद्ध होता था तो चेक किया जाता था दागा हुआ घोड़ा है या नहीं। सैनिकों का हुलिया, उस समय फ़ोटो कैमरा तो था नहीं कि फ़ोटो खींच के निकाल दिया, तो उस समय हुलिया लिखा जाता कि लिखिए इसका जो है लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितना है, इसका रंग कैसा है, शरीर पर कटे पिटे का निशान तो है कि नहीं है। तो घोड़ों को दागने और सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा को सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्त। अगला हेडिंग डालिएगा दोस्त, जो है सैन्य व्यवस्था के बाद जो है भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था। तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला शासक है जिसने समस्त भूमि की पैमाइश करवाई। समस्त भूमि की जो है पैमाइश करवाई और पैमाइश के आधार पर जो है भू राजस्व लिया। पैमाइश के आधार पर, भूमि के पैमाइश के आधार पर भू राजस्व वसूला। अलाउद्दीन खिलजी आप देखेंगे तो भूमि के पैमाइश के आधार पर क्या वसूला? भू राजस्व वसूला। और जब भूमि के पैमाइश के आधार पर जो है भू राजस्व वसूला गया तो इसको कहा गया मसाहत प्रणाली। जब भूमि के नाप के आधार पर जो है भू राजस्व लिया जाता है तो उसको मसाहत प्रणाली कहते हैं। जैसे नाप लिया कि आपके पास 5 बीघा खेती है और 1 बीघे में 5 कुंटल गेहूँ निकलता है, तो 5 बीघे में जो है 1 बीघे में 5 कुंटल तो 5 बीघे में 25 कुंटल। और अलाउद्दीन खिलजी जो है भू राजस्व जो है 1/2 लेता था। भू राजस्व कितना लेता था? कुल उपज का 1/2 भाग, या आप इसको कह सकते हैं 50% भू राजस्व लेता था।
ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक अलाउद्दीन है जिसने 50% भू राजस्व कृषकों से लिया है। इसके अलावा आप देखेंगे उसने चरी कर भी लिया है। अब चरी कर क्या होता है? चारागाह कर को क्या कहते हैं? चरी कर। आपके पास भैंस है तो भैंस को आप कहाँ चराएंगे? जो है चारागाह भूमि पर। तो जो उपज जो है ये जो भू राजस्व था वो बहुत ज़्यादा था, तो कुछ लोगों ने पशुपालन प्रारंभ कर दिया। तो पशुपालन जब प्रारंभ कर दिया तो पशुओं से लाभ उठाने के लिए उसने चरी कर लगा दिया, चारागाह कर। दूसरा था घरी कर। दूसरा अलाउद्दीन ने जो कर लगाया है वो है घरी कर। घरी मतलब गृह कर, जो जिस आवास में आप रहते हैं, हाउस टैक्स भी लगाया है उसने, ठीक है। इसके अलावा आप देखते जो भू राजस्व वसूलते थे उनको खूत, मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था। खूत, मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था। अलाउद्दीन ने उनको बर्खास्त कर दिया, उनके जो विशेषाधिकार थे उनको समाप्त कर दिया। बोला अब आपको भू राजस्व वसूलने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब हमारे सरकारी कर्मचारी जो है भू राजस्व वसूलेंगे। तो क्वेश्चन यह भी पूछता है कि किसने खूत, मुकद्दम और चौधरी के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद हम आपको बताएं अलाउद्दीन ने जो है बकाया राशि, अलाउद्दीन ने बकाया राशि वसूलने के लिए, अलाउद्दीन ने बकाया राशि वसूलने के लिए एक जो है विभाग खोला था। बकाया राशि वसूलने के लिए एक विभाग खोला था और उस विभाग का नाम है जो है दीवान ये मुस्त खराज। उस विभाग का नाम है दीवान ये मुस्त खराज। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है कि दीवान ये मुस्त खराज जिसके माध्यम से बकाया राशि वसूला जाता था, उस विभाग की स्थापना किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के अगर हम स्थापत्य कला की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी बहुत बढ़िया योगदान दिया है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में आप देखेंगे तो जो है अलाई दरवाज़ा बनवाया है। दिल्ली में एक दरवाज़ा बनवाया है और उस दरवाजे का नाम है अलाई दरवाज़ा। अलाउद्दीन दिल्ली में ही एक मस्जिद बनवाया है और उस मस्जिद का नाम है जमैयत खाना मस्जिद। उस मस्जिद का नाम है जमैयत खाना मस्जिद। अलाउद्दीन ने इसके अलावा आप दिल्ली में देखेंगे तो सीरी दुर्ग बनवाया है। अलाउद्दीन आप देखेंगे दिल्ली में तो सीरी दुर्ग बनवाया है जिसको दूसरी दिल्ली कहा जाता है या सेकंड दिल्ली कहा जाता है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने आप देखेंगे दिल्ली में ही 1000 सितून महल बनवाया है। 1000 सितून महल बनवाया है। अब 1000 मतलब 1000 हो गया और सितून मतलब खंभा हो गया। एक ऐसा खंभा बनवाया है जिसमें कितने, एक ऐसा महल बनवाया है जिसमें कितने खंभे हैं? 1000, यानी कि बड़ा जो है भवन बनवाया है और इस भवन का नाम है 1000 सितून महल। इसके अलावा उसने एक तालाब बनवाया है जिसका नाम है हौज ये खास, जिसका नाम है हौज ये खास। और आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी को की जो मृत्यु हुई है वह जो है 1316 ईस्वी में हुई है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई है? 1316 ईस्वी में। तो ये अलाउद्दीन के बारे में हमने पूरा डिटेल से पढ़ा। अलाउद्दीन के बाद जो गद्दी पर बैठा है उसका बेटा है, उसका नाम है मुबारक शाह खिलजी। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम उसको देखते हैं।
तो हेडिंग डालिएगा दोस्त, मुबारक शाह खिलजी। और इसकी जो टाइम पीरियड है, इसका जो टाइम पीरियड है वह है 1316 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी। ठीक है। और यह किसका लड़का है? अलाउद्दीन खिलजी का लड़का है। इसकी जो उपाधि है वह है अल इमाम, और दूसरी उपाधि है इसकी उल इमाम। अल इमाम, उल इमाम इसकी जो है उपाधियाँ है। और मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया। मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यह अलाउद्दीन खिलजी से भी बढ़कर था। अलाउद्दीन खिलजी ने केवल उलेमा को राजनीति से अलग कर दिया था, धर्म को राजनीति से अलग कर दिया था, लेकिन इसने जो है मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया। बोला किसी खलीफा की ज़रूरत नहीं है, मैं ही खलीफा हूँ, है ना। और मगर इसके काम बिल्कुल खलीफाओं जैसे नहीं थे। यह दरबार में नंगे आता था, और खुद तो नंगे आता था, अपने सामंतों को भी नंगा कर देता था, और उनको नंगा करके उनसे गले मिलता था। यही वजह है कि इसके सामंत इससे तंग आ गए और इसके खिलाफ बगावत कर दिया, और इसको मार करके खुसरो शाह गद्दी पर बैठ गया। तो अगला जो शासक है उसका नाम है नसीरुद्दीन। उसका नाम है नसीरुद्दीन खुसरो शाह। उसका नाम है नसीरुद्दीन खुसरो शाह, और इसका टाइम पीरियड है 1320 ईस्वी। इसके आगे हम कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि यह 1320 में ही गद्दी पर बैठा, और 1320 में ही गियासुद्दीन तुगलक ने इसकी हत्या करके गद्दी पर अधिकार कर लिया। ठीक है। नसीरुद्दीन का अगर मूल नाम की बात किया जाए तो इसका मूल नाम था जो है खुसरो खां। इसका मूल नाम था खुसरो खां। ठीक है। इसका मूल नाम था खुसरो खां, और यह नसीरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था। इसका मूल नाम जो है खुसरो खां था। ठीक है। और चूँकि यह एक भारतीय मुसलमान था, यह एक भारतीय मुसलमान था, और भारतीय मुसलमान भी नहीं था, यह प्रारंभ में एक हिंदू था। ठीक है। यह प्रारंभ में एक हिंदू था, हिंदू से जो है मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया, और अपनी स्थिति को मजबूत करते करते यह दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। लेकिन जो दिल्ली के तुर्क थे वो इसे अपना सुल्तान मानने के लिए तैयार नहीं थे, है ना। तो इन तुर्कों के बीच में अपनी अहमियत साबित करने के लिए इसने एक उपाधि धारण की, और इसकी उपाधि का नाम है पैगंबर का सेनापति। पैगंबर का सेनापति। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि पैगंबर के सेनापति की उपाधि किसने धारण किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नसीरुद्दीन खुसरो शाह। और आप देखेंगे नसीरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या हो जाती है 1320 ईस्वी में, और यह हत्या करता है गयासुद्दीन तुगलक। यह हत्या करता है गयासुद्दीन तुगलक, और गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी हत्या करके एक नए राजवंश की स्थापना कर दी, और उस वंश का नाम है तुगलक वंश। इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच।